चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नए सेशन के तहत मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, दरवाजा सटा दो। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के प्रमुख बंदरगाह, सी पोर्ट। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और इससे सवाल परीक्षा में देखे जाते हैं। तो एक एक करके कितने बंदरगाह हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, वैसे सवालों को हम लोग देखेंगे। और हमने पहले भी कहा था आप लोगों को पढ़ के आने के लिए। कुछ आप लोग जो पढ़े भी होंगे तो समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं, क्या है प्रमुख बंदरगाह में, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले मैप के तहत समझना है। कुछ समझने वाली बातें हैं, कोई भी चीज़ को अगर क्लियर पहले समझिएगा तो ज़्यादा आसान होगा। सी पोर्ट, सी मतलब क्या होता है? समुद्र। ठीक है, तो हमारा जब भी व्यापार होगा किस एरिया से होगा? ये इंडिया का हमारा ज्योग्राफिकल मैप है। जितना भी ये कोस्टल एरिया है, भारत हमारा तीन ओर से क्या घिरा हुआ है? समुद्र से, जल से घिरा हुआ है। ये एरिया हो गया आपका स्थलीय सीमा हो गया। ठीक है, लेकिन ये हमारा एरिया क्या है? जलीय कह सकते हैं, समुद्री सीमा। जब भी हमारा ये जो बंदरगाह होगा कहीं ना कहीं इसी एरिया में होगा, इसी एरिया में। और इसको बांट भी दिया गया है दो भाग में। एक इसको कहा जाता है पूर्वी घाट तरफ इलाका, और इधर का कहा जाता है पश्चिमी घाट। लेकिन संजोग से देखिए कि क्या कहा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने बंदरगाह हैं? मेजर पोर्ट, मेजर पोर्ट 12 ही हैं। कैसे 12 हैं? बहुत बहुत बुक में आपको 13 भी मिलेगा। बहुत कंफ्यूजन है, क्लियर करवा देंगे, अभी तुरंत करवाएंगे, क्योंकि हम इधर उधर का बुक पे नहीं, हम जाते हैं गवर्नमेंट के साइट पे, भारत सरकार के साइट पे। अगर अभी तुरंत ही देखना है तो हम दिखा देते हैं। देखिए ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या कह रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या कह रहा है? देखिए, देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स। कितना पोर्ट्स की चर्चा हो रही है? और 200 नन मेजर पोर्ट्स। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, किसके अधीन रहती है? स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। या ये किसके अंडर रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। तो हमारे पास कितना है मेजर पोर्ट? अगर कोई 13-14 लिख दिया है तो उस पर हमको ध्यान नहीं देना। ये इससे ज़्यादा ऑथेंटिक और प्रमाणिक कहीं नहीं मिल सकता। ये हुआ प्रमाणिक। अब कहिएगा किसको हटाया है? तो 2010 में अंडमान निकोबार। ठीक है ना? वो पोर्ट तो बनाया गया था, लेकिन उसको क्या किया गया? फिर हटा देगा। अब वहाँ पे शहर बसाने की चर्चा हो रही है। शहर कुछ दिनों के बाद देखिएगा वहाँ शहर बसेगा। ठीक है ना? आगे इसका हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं शुरुआत में। यहाँ पे आइए, कुछ बातें चर्चा करते हैं कि 12 जो मेजर पोर्ट है, 6 इधर है और 6 किधर है? इधर है। दोनों तरफ बराबर बराबर है। कौन कौन है सब चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बंदरगाह जो होता है वो होता क्या है। ठीक है ना? सबसे पहले हिस्ट्री में किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या हम लोगों का जो है व्यापार अभी से शुरू हो रहा है? क्या बंदरगाह जो अभी बना अभी से शुरू हुआ? अभी तो नहीं है। ये आप जब प्राचीन काल, एंशियंट समय से देखिएगा, उसी समय में एक आप लोग जब प्राचीन काल पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो एक नाम आया होगा, वो नाम मिला होगा आप लोगों को। क्या? लोथल मिलेगा। लोथल क्यों प्रसिद्ध था? वो बंदरगाह था। बंदरगाह था यानी व्यापार हुआ करती थी। क्योंकि हम लोगों को वो अवशेष जो मिलता है उसी के आधार पर इतिहास, जो पुरानी प्राचीन इतिहास होता है, उसी के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकाल के पढ़ते हैं। तो ये लोथल एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होती थी। किसके साथ व्यापार होती थी? मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार होती थी। यहाँ पर देखिएगा जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र कौन सा था? यही था ना सिंधु घाटी सभ्यता वाला। और यहाँ पर कौन सा था? मेसोपोटामिया का क्षेत्र था सभ्यता वाला। तो हम लोगों का व्यापार वाला क्षेत्र यही से होता था। और लोथल कहाँ हुआ करता था? गुजरात में था। लोथल कहाँ था? बहुत बार सवाल पूछा भी गया है, लोथल कहाँ है भारत में? तो गुजरात में। तो इस एरिया में लोथल था, और यहीं से बंदरगाह से हमारा ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र था। और इसका विस्तार था चतुर्भुजाकार था। जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता में तब देखेंगे।
तो यहाँ से ये व्यापार हुआ करती थी। इसका मतलब साफ क्लियर हो गया है कि ये बंदरगाह का जो कॉन्सेप्ट है, सभ्यता का जो व्यापार का कॉन्सेप्ट है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है और वर्तमान समय में इसकी और महत्ता क्या हो गई है, बढ़ गई है। कुछ को बनाया भी गया है, बंदरगाह कुछ को बनाया भी गया है। क्या क्या है हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया इतिहास कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारा क्या चल रहा है, मेसोपोटामिया के साथ लोगों के साथ व्यापार करते थे। अब आगे देखिए क्या है, पोर्ट्स होता क्या है, क्लियर समझना है। पोर्ट्स बहुत लोग जानते हैं, ठीक है, यह समुद्र, नदी या झील के तट पर भी हो सकता है। अभी तो सिंपल सा आप लोग बोले सी पोर्ट, बंदरगाह, सिर्फ आ गया समुद्र, नहीं, नदी के किनारे भी हो सकता है बंदरगाह, झील के किनारे भी हो सकता है। जब हम लोग वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वहाँ पे कैस्पियन सागर वगैरह देखेंगे, वहाँ पे भी बंदरगाह है। आप कहिएगा कि आप तो विश्व का बात कर रहे हैं, भारत का ना बात कीजिए, भारत का पर तो हम भारतों वाला में बता देते हैं कि भारत में एक ऐसा बंदरगाह है जो नदी के किनारे अवस्थित है, और वो है आपका हल्दिया, है ना। वो हुगली नदी के किनारे, बंगाल में है हुगली नदी, उसी नदी के किनारे एक बंदरगाह है। तो वो भी क्लियर हो गया, समुद्र भी आ गया, नदी भी आ गया, झील आ गया। झील को हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो वो आपको बंदरगाह वहाँ भी मिलेगा। पूरा कहीं कहीं समझने में दिक्कत नहीं ना हो रही है। बाकी जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है वो सब भी हम क्लियर लास्ट में करके एक जगह कर दिए हैं। अभी लेकिन समझना सिर्फ है कि पोर्ट्स है क्या, यह कार्गो और यात्रियों को क्या करता है, लोड और डिस्चार्ज करता है। सामान का आयात और निर्यात के लिए जनरली समुद्री मार्ग से क्या होता है, हम लोगों को चीप सस्ता पड़ता है। नहीं तो देखिएगा, अगर थोड़ा फिर से बैक आते हैं, देखिए अगर मान लीजिए हमको कहीं से कोई सामान मंगाना हो, सपोज दैट इधर वर्ल्ड वाले साइड से अगर कोई सामान मंगाना हो, अमेरिका से मंगाना हो, चाहे या इधर से चाइना से मंगाना हो, कहीं से सामान मंगाना हो, तो हमारे पास मंगाने का कितने साधन हो सकते हैं, 3 साधन हो सकता है। कौन कौन सा साधन, एक तो जल से मंगा सकते हैं, एक स्थल से मंगा सकते हैं, एक हवाई मार्ग से मंगा सकते हैं। तो क्या हवाई से मंगाना पॉसिबल है, बिल्कुल महंगा पड़ेगा, इतना महंगा पड़ेगा कि आप जितना सामान न मंगाइएगा उससे ज़्यादा आपको वहाँ पैसा आपको देना पड़ जाएगा। और स्थली से भी मंगाइएगा तो उसमें भी आते आते पता चला बहुत पैसा, जो इतना जगह टैक्स देते 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 बहुत खर्च पड़ जाएगा। तब सबसे सटीक क्या होता है, एक बार जहाज में लोड कीजिए और आपका सामान धीरे धीरे आके क्या हो जाएगा, बंदरगाह के तट पर आपके जगह पे आके लग जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे आ गया, बम्बई में आ गया नहावा सेवा या मुंबई बंदरगाह पर, वहाँ से उतरा और सामान को भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, और दिल्ली से जहाँ जाना है तो अपना रोड के थ्रू सब जगह क्या हो रहा है, फिर माल अपना जहाँ जहाँ जाना है पहुँच जाएगा। तो ये सबसे समुद्री मार्ग सबसे आसान होता है, इसलिए बंदरगाह का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो समझ गए बंदरगाह के बारे में। अब आइए देखते हैं, हमारे यहाँ का अगर चर्चा किया जाए तो मुख्य रूप से क्या है, अगर पूछ दिया जाए सेंटेंस कथन कारण के रूप में, जो पैटर्न बदल रहा है एग्जाम में पूछने का, तो दे देगा भारत के प्रमुख बंदरगाहों का मुख्य विशेषता क्या है, या प्रमुख बंदरगाह में क्या है, क्या किस तरह के बंदरगाह हैं। तो हमारे यहाँ किस तरह का बंदरगाह है, तटीय बंदरगाह। यहाँ पे नदी और झील वाला कॉन्सेप्ट कम है, झील वाला तो है ही नहीं, और नदी वाला है तो एक ही है, बाकी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं मेजर पोर्ट्स की 12, बाकी 200 जो माइनर पोर्ट्स है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो बहुत सारा है, उसका कोई उतना वैल्यू है भी नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। वैल्यू है भी सिर्फ कितना, 12 मेजर पॉइंट पोर्ट, ठीक है। अब आगे आओ, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा दिमागी कसरत और दिमाग का इस्तेमाल करने वाला चीज़, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न यही आ सकता है कि भारतीय तट रेखा, इंडिया का कोस्ट लाइन जो है कितना है, समुद्री तट रेखा का जो है वो कितना है, जो वही हम लोग 3 वाला पढ़े थे ना जी। तो कितना है हमारे पास, 7516.6 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा कितनी है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, इंडियन कोस्ट लाइन कितना है, 7516.6 किलोमीटर। एकदम यह मुंह जवानी याद रखना है, कितना, 7516.6 किलोमीटर, एकदम राइट डाउन, सबसे पहले एकदम याद करना, VVI ये महत्वपूर्ण पॉइंट।
क्या है इसमें? यह दुनिया का सबसे बड़े प्रायद्वीपों में से एक है। दुनिया के सबसे प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब क्या हुआ? यही। हाँ ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। हाँ कुछ सब टोटल इंक्लूड, सब इंक्लूडेड है। हाँ तो ये जो है हुआ प्रायद्वीपों में से एक है। यहाँ ये नहीं समझ लीजिएगा कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों देखना है। यहाँ क्या कह रहा है? वन ऑफ द बिगेस्ट। वन ऑफ द बिगेस्ट का मतलब क्या समझे? मतलब और भी है, लेकिन उसमें से इंडिया भी है बिगेस्ट। ये नहीं समझ लेना कि सबसे ज्यादा इंडिया है। अगर पूछ देगा सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका, तो इंडिया ही, ना कि आंख मूंद के इंडिया मार देना। नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट, भारत उसमें से एक है। तो कितना है? 7516.6। भारत में कितना प्रमुख बंदरगाह है? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में कुल कितने बंदरगाह? 12, जो कि किसके अधीन है? और लगभग 200 छोटे बंदरगाह, जो किसके अधीन आते हैं? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है। और 12 जो मेजर पोर्ट है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। सब 12 पोर्ट के बारे में पढ़ना है, 12 पोर्ट याद रखना है, एकदम महत्वपूर्ण है। अधिकांश बंदरगाहों की संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में भी है। ठीक है ना? 3 पॉइंट को लिखिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगला देखते हैं। ये तो देख ही लिए हैं कि 12 मेजर पॉइंट और 200 नॉन मेजर पॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हर जगह आपको मिल रहा है 13, तो 13 याद नहीं रखना है। 13 की जगह पे कितना याद रखना है? 12 ही याद रखना है। ठीक है ना? आगे आओ। ये इसलिए दिए थे कि व्यापार करने के उद्देश्य से हम इस लाइन को पहले ही आपको समझा दिए थे। अमेरिका से करना है, मैक्सिको से करना है, तो किधर से होते हुए आएगा? हमारा इंडिया कहाँ है? पता चल रहा है? चल रहा है ना पता जी? उतना तो आप लोग को पता होगा ही। इसका भी जरूरत पड़ेगा, बताएंगे आगे। अब आइए यहाँ पर पहले एक एक का चर्चा कर लेते हैं, उसका फिर डिटेल उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है? तो हमारे लिए पढ़ने के लिए ये दोनों को बीच में बांटे थे, पहले ही बताए थे, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। तो यहाँ तक देखिए 1 2 3 जो आपका लाल वाला है वही है, अब बाकी सब का है माइनर पोर्ट है। लाल वाला मेजर पोर्ट, यहाँ पे देखिए भी लिखे भी हैं मेजर सी पोर्ट और इंटरमीडिएट सी पोर्ट। तो सबसे पहला अगर हम लोग चर्चा करेंगे हल्दिया। हल्दिया कहाँ है? कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है? उसके बाद पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में, सब बंदरगाह है। उसके बाद विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद आ जाइए ये वाला इलाका, पहले एन्नौर, फिर चेन्नई और फिर तूतीकोरिन। सबका कुछ कुछ का नाम भी चेंज हुआ है। ठीक है ना? हाँ, के कामराज, वो सब आगे में एक जगह लिख दिए हैं। अब इधर आ जाइए, केरला में एक है, कौन सा? अरब सागर की, हाँ, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। एक है मैंगलुरु, कहाँ है? कर्नाटका। एक मारमा गांव, गोवा। एक मुंबई में 2 गो, एक नावा सेवा और मुंबई। नावा सेवा का नाम है JNLT, जवाहरलाल नेहरू JNPT, हाँ PT होगा, सॉरी, पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है? एक हो जाएगा मुंबई, एक यहाँ पे आ जाएगा आपको, कौन सा है यह? कांडला, जो कि आपको कहाँ है? गुजरात। इसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट। ठीक है? एक एक के आप सबके बारे में हम लोग चर्चा करते जाते हैं। ये मैप के थ्रू जान गए कहाँ कहाँ है। 6 इस साइड, 6 उस साइड। महाराष्ट्र में कितना हो गया?
3 हो गया तमिलनाडु। अब किसकी किसकी क्या विशेषता है, एग्जाम की दृष्टि से क्या पूछा जाता है, सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है, पूरी तरह से केंद्रीकृत कौन है, प्राइवेट कौन है, तो कौन सा क्या करती है, वो सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला चर्चा करेंगे, पूरब से ही लेते हैं तो एक एक करके लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहला कौन सा पोर्ट, इसको कोलकाता पोर्ट लिखेंगे, कोलकाता पोर्ट, ठीक है। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। कोलकाता पोर्ट कहाँ है, वेस्ट बंगाल। कुछ रफ के लिए अभी भी लिख लीजिए, बाकी बाद में अच्छे से फेयर कर लीजिएगा वीडियो देख के, हाँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, देखने के बाद फेयर करना। अभी लेकिन कुछ कुछ मोटा मोटी हाथ चलाते रहिएगा ना, तो एक बार वो भी रिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग जितना बार लिखेंगे दिमाग हम लोग का बहुत हो गया भोथर। भोथर समझते हैं जी, ओवरवाइलिंग का ज़रूरत है, ग्रीसिंग का ज़रूरत है। जब गाड़ी बाइक 4 व्हीलर सब जब रखा जब जंगिया जाता है तो उसमें सर्विसिंग कराने की आवश्यकता होती है, तो वही हाल हम लोग का हो गया, ठंडा में खासकर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे करना है, इसका नया नाम क्या है कोलकाता पोर्ट का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। दे देगा कि इनमें से किसका नया नाम, किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, तो क्या मारोगे, ऑप्शन में देगा कलकत्ता, पारादीप, तूतीकोरिन, नावा सेवा, तो क्या हो जाएगा, कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला बहुत महत्वपूर्ण, VVI, यह कहाँ स्थित है, हुगली नदी के तट पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है, हुगली नदी के तट पर। कहाँ स्थित है, हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ है, कोलकाता बंगाल में, बहुत सुंदर। यह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है, सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है, जो कि समुद्र तल से लगभग कितना दूर है, 128 किलोमीटर दूर, इसलिए हुगली नदी के तट पर है ये, ठीक है ना। नहीं तो जनरली अगर समुद्र तट के ही नज़दीक रहता तो उतनी दूरी नहीं होती, लेकिन समुद्र तट से कहा जाता है 128 किलोमीटर यह दूर है, और यह है हुगली नदी पर। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है कोलकाता पोर्ट को, वो नाम है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है, कोलकाता पोर्ट को। अगला है हल्दिया, भी पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहीं पर जस्ट देखिए, अभी चर्चा मेजर पोर्ट का कर रहे थे, अब ये माइनर पोर्ट यहाँ आ गया। हल्दिया उसमें से एक माइनर पोर्ट भी है, हल्दिया नाम से भी, जो कि आपका क्या है, पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पोर्ट है, जो कि किसके अधीन है, राज्य सरकार के अधीन। और राज्य सरकार में कौन सा आ जाएगा सरकार, पश्चिम बंगाल है ना जी, पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है हल्दिया, ठीक है। तो कोलकाता पोर्ट से इतना 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण। सबसे पहला पॉइंट, इसका नया नाम क्या है, किस नदी के तट पर, इसको और किस नाम से जानते हैं, डायमंड हार्बर। चलिए ठीक है, अब आ जाइए पारादीप। पारादीप कहाँ है, पारादीप कहाँ, पारादीप बंदरगाह कहाँ, बहुत सुंदर, कहाँ है, यह प्राकृतिक बंदरगाह। देखिए ये क्या है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये पूछता है कौन सा इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह है और कौन सा इसमें से कृत्रिम बंदरगाह है, ऐसे हाँ, इस पर पूछा भी है, हाँ यहाँ BPSC का तो था शायद, हाँ। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह। तो पारादीप कैसी बंदरगाह है, प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ और कृत्रिम का मतलब क्या हुआ, एनीवन कैन डिफाइन। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मतलब उसको मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा बनाया गया है, निर्मित किया गया, या मनुष्य का कुछ योगदान रहा हो, पूरी तरह से नहीं तो कुछ ना कुछ उसमें सुधार, डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जाती है। लेकिन एक होता है प्राकृतिक, वो क्या है, वो नेचुरल, पहले से, पूर्व से, उसको हम लोग आप लोग नहीं देख सकते, वो पहले से ही ऑलरेडी उसी अवस्था में है। हल्का फल्का उसमें डेंटिंग पेंटिंग जो होता है उसमें कर सकते हैं, रख रखाव के क्षेत्र में अत्याधुनिक सजावट के रूप में उसमें कार्य की जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे, यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर। तो महानदी जानते ही हैं कहाँ है, उड़ीसा, उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है, कहाँ उड़ीसा में बहती है, कौन सी महत्वपूर्ण नदी, महानदी। और बंगाल की खाड़ी के संगम पर, यानी इधर से महानदी और इधर का बंगाल की खाड़ी, तो यहीं पर ही क्या है, पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा में, ठीक है। यह मुख्य रूप से किसके लिए है, लॉ आयस के लिए, क्योंकि ऐसा देखिएगा कि पारादीप बंदरगाह का जो स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखिएगा गौर से,
तो वहाँ पाइएगा कि आसपास का क्षेत्र का वहाँ पे खनन का क्षेत्र का भरपूर मात्रा में संसाधन है, वहाँ खनन होता है। अगर आप लोग मैप में आइए तो थोड़ा सा देख लीजिए, कहाँ पे है पारादीप? पारादीप यही है ना जी? आप देखिए पारादीप उड़ीसा में है, तो इसके बगल में कौन सा है? इधर कौन सा है? इधर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में जानते ही हैं कि खनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य में से उसकी गिनती आती है, वहाँ खनन होता है। तो इसलिए लोहा अयस्क के लिए पारादीप जो बंदरगाह है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे भी सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि लौह अयस्क के आयात निर्यात के लिए भारत का कौन सा बंदरगाह मुख्य रूप से प्रमुख है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पारादीप। ठीक है, यहां से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला, कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसके क्या है? भीतरी प्रदेश के भाग है, मतलब कि उसके अगल बगल का जो भाग है वो उड़ीसा पड़ता है, झारखंड पड़ता है और छत्तीसगढ़ पड़ता है। ठीक है, तो पारादीप का यही हो गया कि यह कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ स्थित है? 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लॉयस। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इतना सवाल महत्वपूर्ण। वैसे क्वेश्चंस निकालना चाहिएगा तो कम से कम 10 20 गो 50 गो क्वेश्चन निकल सकता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन को ही फोकस करना है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आइए देखते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है? विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है? अभी तक हम लोग 2 चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन? कलकत्ता पोर्ट कहाँ? वेस्ट बंगाल, और आपका पारादीप, विशाखापत्तनम। एकदम याद करवाना आज 12 मुंह पर, कम से कम सबसे महत्वपूर्ण तो है कि यह 12 किस राज्य में है बंदरगाह। सबसे जो बेसिक पॉइंट, बेसिक क्वेश्चन जो है जानने की दृष्टि से कि 12 बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। इसको कहा जाता है, इसके बारे में विशेषता कि यह एक भूमि बंद बंदरगाह है। भूमि बंद मतलब लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड बंदरगाह कौन सा है? भारत का कौन सा बंदरगाह लैंड लॉक्ड है, भूमि बंद बंदरगाह है? विशाखापत्तनम। क्योंकि देखिएगा कि विशाखापत्तनम इधर जो है एक क्षेत्र पड़ता है, तो वो क्षेत्र पड़ने के कारण वहां क्या होता है, सीमा रुक जाती है, खत्म हो जाती है, वहीं पे क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। बहुत परीक्षा में सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री भी पूछा जाता है। बहुत बार, 2 3 बार 4 बार 5 बार सवाल परीक्षा में दोहराया जा चुका है। तो यह भी एक बंदरगाह कैसा है? भूमि बंद बंदरगाह है। कैसे? यह ठोस चट्टान और रेत के माध्यम से काटे गए चैनल द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। जितना विशाल चट्टान सब है ना, ठोस चट्टान और रेत, जो रेत बालू जो समुद्र के द्वारा लाई जाती, उसी से काट कर क्या किया गया है, एक समुद्र के भाग से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो क्या हो गया है, रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है, इसलिए इसको कहा जाता है लैंड लॉक्ड बंदरगाह। ठीक, हाँ, डॉल्फिन हौज भी बोलते हैं, सही है, क्लियर वही है। अगला है कि इसको विशाख बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। विशाख बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है? विशाख बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। किस राज्य में है विशाखापत्तनम बंदरगाह? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? एक बार नहीं, बहुतों बार परीक्षा में पूछा गया। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। लैंड लॉक्ड बंदरगाह, बहुत सुंदर। अगला आते हैं चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका पुराना नाम क्या था? अभी नया नाम हो गया चेन्नई, पुराना नाम था मद्रास बंदरगाह। मद्रास का ही नया नाम अब क्या हो गया? चेन्नई हो गया है। तो मद्रास बंदरगाह इसका पुराना नाम हुआ करता था, और यह पानी के कारण बड़े जहाजों के लिए उपयुक्त नहीं है। कैसे पानी के लिए? उथले पानी के लिए। उथले पानी का मतलब होता है कि पानी का बहाव जो है ना, इस तरीके से होता है, स्थिर पानी नहीं। तो इस कारण से क्या होता है कि यह बड़े जहाज़ों के लिए नहीं है, छोटे मोटे जहाज़ों के लिए ही परफेक्ट माना जाता है। क्योंकि बड़ा जहाज के लिए चाहिए स्थिर शांत पानी चाहिए,
एरिया बड़ा चाहिए, तब जाके वहाँ पे वो क्या होगा, रह पाएगा, टिक पाएगा। इसीलिए ये बड़ा जहाज़ों के लिए क्या है, यह बंदरगाह उपयुक्त नहीं है। इसी के कमी को करने के लिए एक नया बंदरगाह की बनाया गया, वह है इसी के राज्य में है, तूतीकोरिन। हाँ, अगला देखते हैं, यही एन्नौर तमिलनाडु। अगला देखते हैं कि एन्नौर, इसका नया नाम चेंज कर दिया गया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। कहीं कहीं एन्नौर ना देकर सीधे दे देगा कामराजर बंदरगाह। कामराजार बंदरगाह कहाँ है, कामराजर बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। कामराजार बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु। इसका सबसे जो मेन पॉइंट है वीवीआई जो है कि यह एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कि कॉरपोरेट को यानी गवर्नमेंट जो है किसी को दे दी है, लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट के पास कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, 67% की। जैसे भी आप लोग सुनेंगे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, किसी एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है कि सरकार तो उसको ले लेती है लेकिन किसी व्यक्ति को दे देती है। जैसे कि आप देखिएगा दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम सुने हैं ना, तो उसमें कहा जाता है कि सरकार का है, लेकिन सरकार क्या की है, किसी कंपनी को दे दी है। अब सरकार को उससे क्या आता है, हिस्सेदारी आता है। सरकार के पास इतना संभव नहीं है, काम बहुत ओवरलोड है कि हर चीज़ का प्रॉपर वो अपने नियंत्रण में ले सके, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा मुनाफा सरकार के पास आती है। तो कैसे लेती है, परसेंटेज के आधार पर लेती है, हर व्यक्ति पर बांट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक एयरपोर्ट की बात करें, हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ बांट दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ 1 करोड़ यात्री, 1 करोड़ यात्री आपके यहाँ सालाना आवागमन होता है, अप्रोक्स हम बता रहे हैं, तो उसमें से मिनिमम तय निर्धारण कर दिया गया सरकार के द्वारा कि 50 रुपया एक व्यक्ति से हम लेंगे। आप उसका जो भी करना है अब उसमें आप कीजिए, लेकिन एक व्यक्ति का हम मिनिमम 50 रुपया लेंगे। तो समझ लीजिए कि 1 करोड़ गुना 50 कितना हो जाएगा। तो एक साल में 50 करोड़ सरकार के पास बैठले बैठले आ गया, कुछ काम किया हो, खाली एगो जगह दे दिया, बना उना के हल्का फल्का दे दिया। अब जो लिया है, अडानी ले चाहे कोई ले, सीधे बोली लगता है। उसके बाद क्या होता है, उस जगह को लेने के लिए क्या होता है, बीट लगता है, बोली लगता है। स्टार्टिंग कर दिया कि भाई शुरुआत होगा 100 रुपया से, सपोज दैट कोई बोला 100, 110, 120, 150, और अडानी जी आते हैं सीधे बोल देते हैं 400। जो 100, 120, 25 में था वो बेचारा शांत हो जाता है और सारा चीज़ चला जाता है किसके पास, अडानी के पास। अब वो पैसा कैसे कमा रहा है, ये तो मान लीजिए सरकार को दे दिया है 1 करोड़ गुना 50, ठीक है, सालाना दे दिया। तो वहाँ पे जितना भी काम होगा सबका वसूली करेगा कौन, अडानी। वहाँ रेस्टोरेंट बनेगा, लॉन्ज बनेगा, ठहरने का होगा, पार्किंग होगा, जो भी चीज़ होगा, सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी, सारा तय कौन करेगा, वही ग्रुप जो लेगी, जो कंपनी लेती है वही हायर करेगी और वही वसूलेगी भी और अंत में सरकार को दे देगी। तो यही सब सिस्टम चलता है यहाँ पर। तो ये बंदरगाह इसलिए फेमस है क्योंकि ये इसका क्या है, ये कॉरपोरेट बंदरगाह है, ये किसी को हैंड ओवर कर दी है सरकार। लेकिन फिर भी सरकार 67% हिस्सेदारी किसके पास रखी, सरकार अपने पास रखी। 33% ही किसको दिया है, जो लिया है, जो कंपनी ले ही है उसको दे दी है। ठीक है, यही 2 पॉइंट इसके लिए महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि किसी निगम को या कंपनी को सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, या तो बोलिए आप एन्नौर बंदरगाह या तो बोलिए कामराजर बंदरगाह, दोनों जानना जरूरी है। आर्टिफिशियल है, नहीं ये नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं है। अब आइए तूतीकोरिन, तूतीकोरिन जो कि कहाँ है, तमिलनाडु। इसका भी देखिए नाम चेंज कर दिया गया, अब बड़ा टेढ़ा नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया है, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह किसका पुराना नाम है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन का नया नाम क्या हो जाएगा, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। कहाँ है, वैसे नाम से ही लग रहा है, चिदम्बरम, एन्नौर, ये सब नाम से, साउथ का नाम से लग ही जाता है कि साउथ में है तो तमिलनाडु में होगा, ठीक है ना। लेकिन परफेक्ट नाम जानना है, कन्फ्यूजन होता है एन्नौर वाला में और बीए चिदम्बरनार में। ये दोनों में, तूतीकोरिन वाला में, एन्नौर वाला में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। और लोग जनरली बच्चे क्या होते हैं, इसी में कन्फ्यूज करते हैं और गलत आंसर मार के आते हैं। ठीक है,
अगला देखेंगे ये मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका वाला क्षेत्र है वो वहीं पर क्या है, ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये तूतीकोरिन? मन्नार की खाड़ी में। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, मन्नार की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो क्या हो जाएगा, तूतीकोरिन या वीओ चिदम्बरनार। हाँ, आप परफेक्ट नाम बोले हैं, ठीक है। यह क्या है, चेन्नई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए बनाया गया। जस्ट इसके पहले हम बताए भी थे कि चेन्नई वाला जब बता रहे थे कि उसके दबाव को कम करने के लिए वहाँ बहुत भारी मात्रा में क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है, मैंने कि हौच पौच की स्थिति बन जाती है। उसी के लिए क्या कर दिया गया है, तूतीकोरिन बंदरगाह को सेटअप तैयार किया गया है, बनाया गया है। यहाँ पर जो है मोती मछली, पर्ल फिश जिसको कहते हैं, पर्ल फिश के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मोती मछली। मछली का एक प्रकार है मोती मछली जिसको कहा जाता है। सीप के जैसा लगेगा, चमकने वाला जैसा लगेगा, देखिएगा वो मछली तो चमकीला मछली होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है पर्ल फिशरीज के लिए बंदरगाह। पर्ल फिशरी के लिए कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? तूतीकोरिन बंदरगाह या वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। कल सवाल पूछेंगे, ठीक है ना, खाली मूरी ने डोलाइए सब। अब आइए जेएनपीटी जिसको कि बोलते हैं मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो ये जेएनपीटी का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसे नावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। जनरली लोग अभी भी क्या जानते हैं, नावा सेवा, नावा सेवा बंदरगाह, लेकिन नया नाम क्या हो गया है, जेएलपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का नाम क्या था, नावा सेवा। यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह सबसे बड़ा क्या है, कृत्रिम बंदरगाह। यही प्रश्न शायद पूछा था ना बीपीएससी में कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, 13 तारीख वाले शिफ्ट में पूछा था पहला दिन। इसे मुंबई बंदरगाह को दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। मुंबई बंदरगाह जैसे कहा जाता है कि पहले भारत में सब एंशियंट में देखेंगे आप लोग, अभी बताए थे कि लोथल हुआ करता था, और उसके बाद जब प्राचीन से हम लोग आधुनिक में आए थे तो आधुनिक में हम लोगों का बंदरगाह कौन सा था महत्वपूर्ण? सूरत में बंदरगाह कहाँ है जी, कराची। देख लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे हम लोग आते हैं, ये गुजरात, ये मुंबई। यहां पे पहले एंशियंट का बात करेंगे तो ये लोथल वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आधुनिक में आए थे तो ये वाला क्षेत्र क्या था हमारा, सब भारत एक ही था ना जी उस समय। तो यहां पे हुआ करता था कराची। तो इस एरिया वाला जितना एरिया वाला सब आता था हम लोग का होता था, किससे होता था, बंदरगाह से, कराची से ही होता था। लेकिन 1947 के बाद कराची बंदरगाह कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो क्या हो गया, ई एरिया का सारा भार किस पर आ गया, मुंबई पर आ गया। तब जाके कांडला को बनाया गया, और तब कांडला अब महत्वपूर्ण बंदरगाह हो गया है। क्यों बंदरगाह महत्वपूर्ण हो गया, अभी आप लोग सिर्फ कथा सुन रहे हैं, लेकिन कभी दिमाग में लाए हैं कि कांडला बंदरगाह अगर होगा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होगा? मुक्त व्यापार क्षेत्र तो है ये है, लेकिन आप एक चीज गौर कीजिएगा कि इसका आसपास का क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। अब बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह कल कारखाना आप लोगों को जनरली वहीं देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, मुंबई में, कहाँ गुजरात में, कहाँ राजस्थान में, कहाँ दिल्ली में, कहाँ पंजाब में। तो क्या इसके अगल बगल सब है ना जी, पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान, यहाँ महाराष्ट्र है ना, सब अगले बगल में है ना। तो इसलिए, और मुंबई को कहा भी जाता है आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, मुंबई। इसलिए कांडला का महत्व बढ़ गया। अभी हम जस्ट उस पर आ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पहले हम क्लियर करा दिए, थोड़ा समझा दिए। कहाँ थे हम लोग, जेएनपीटी वाला में थे ना। ये सबसे बड़ा क्या हो गया, कृत्रिम बंदरगाह हो गया। ये मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, दूसरा सबसे बड़ा, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, और यह भारत का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, यह
क्योंकि एंट्री जो होता है कहां से होता है, मुंबई से ही। तो इसलिए क्या कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है मुंबई था, लेकिन उसके दबाव को क्या कर दिया गया है, व्यस्तता को कम कर दिया गया। उसके जगह पे क्या आया, उसके दबाव को किसको, नावा सेवा JNPT। ठीक है। अब यह मध्य पूर्व, भूमध्य सागर, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका का क्या है, सबके करीब है, इसलिए वहां से क्या हो जाता है, सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें सिर्फ यही जानना है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का दूसरा सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, चेन्नई। हाँ हाँ। अब आगे आइए देखते हैं, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, इसी को कहा जाता है क्या, कांडला। कांडला आल्सो नोन एज कांडला पोर्ट, आल्सो नोन एज क्या, कांडला पोर्ट। कांडला बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह कांडला पोर्ट के रूप में जाना जाता है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट। दीनदयाल उपाध्याय पूरा नाम होगा, ठीक है ना। तो सवाल आ सकते हैं कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, के कामराज बंदरगाह, या दे देगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या आंसर मारिएगा, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि कच्छ की खाड़ी जो है, ये मैप में बताइए कहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, कहाँ, यहाँ गुजरात है ना। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, एक और भी है खंबात की खाड़ी, वो कहाँ है, ये वाला क्षेत्र जो है आपको खंबात की खाड़ी। या जनरली लड़के लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। ऑप्शन में यही देगा कि कांडला बंदरगाह किस क्षेत्र में अवस्थित है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताते रहो, दिमाग लगाते रहो कि बंगाल का लगेगा गुजरात में है, खंबातो खाड़ी टच करता होगा, कच्छो वाला टच करता होगा, लेकिन ये इसमें टच करता ही नहीं है। ये सिर्फ कहाँ है, यहाँ पर है। तो परफेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बड़ी मात्रा में ये किसके उत्पाद के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद गुजरात में बहुत ही फेमस एक है पेट्रोलियम, अंकलेश्वर। हाँ पढ़े होंगे, लिखाए भी, हम क्लास में भी बताए हैं। तो कहाँ है अंकलेश्वर, तेल शोधन कारखाना गुजरात में है। और उर्वरकों का क्या करता है, सौदा करता है बड़ी मात्रा में, पेट्रोलियम और उर्वरक। क्या कुछ बोल रहे थे कोई, हाँ जामनगर में भी गुजरात में ही है। इसी कारण बोले ना, जितना भी आपको फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्री वाला क्षेत्र मिलेगा, वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा गुजरात और मुंबई में ही मिलेगा, दिल्ली में, बाकी क्षेत्र में उतना नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आगे आइए, मारमागुआव, ये पूछता है तो ये शब्द याद रखिए, GAO, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर इंग्लिश में याद रखिएगा, पूछेगा मारमागांव तो कहाँ है एक बंदरगाह, गोवा में। लास्ट वाला इंग्लिश वाला याद रखिएगा, GAO, और उसको ओ को ए को उल्टा पुल्टा कर दीजिए, तो कहाँ है, गोवा में। लेकिन पूछता है ये किस नदी के तट पर स्थित है, जुआड़ी नदी। जुआड़ी, जुआड़ी मतलब समझते हो, हम लोग तो समझबे करते हैं, हम लोग बिहारी आदमी है तो समझेंगे नहीं। गैम्बलर, जुआ खेलना, जुआ खेले हैं कभी आप लोग, दीपावली में ना, एक दिन ही छूट है सिर्फ खेलना, वो है दीपावली के दिन। हाँ लूडो में वित्तीय जोखिम जिसमें हो गया, समझ लीजिए वो आपका जुआ ही है। हाँ ड्रीम 11 हो चाहे, और लूडो का होता है, बहुत सारा सब है, 3 पत्ती तत्ती बहुत होता है, लेकिन जनरली वो सब से दूर ही रहिए तो ज़्यादा फायदा है। यह कैसा बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। लॉ एस के लिए भी यह क्या किया जाता है, निर्यात के लिए यह बंदरगाह फेमस है। कौन बंदरगाह, मारमगुआ। एक और लोहा इसके लिए क्या बताए थे, पारादीप। कहाँ है, याद रखो एकदम,
चलिए अगला देखते हैं, न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटका में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? अगर नहीं गए हैं ये जगह पे तो यहाँ देख लीजिए, ऐसा ही बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर का बंदरगाह का देखिए सीन यही है। हैं? क्या है? अच्छा, चलिए तो इस तरीके के साथ देखिए किस तरीके से ये सब क्या है जानते हैं? हाँ, ये सब कंटेनर है, इसी में सब किसी में सामान है, विदेश से सब सामान आता है। अब क्या क्या है इसमें खोल के देखेंगे तब, अभी तो आ गया है, अभी खोले नहीं हैं, खोलेंगे तो बता देंगे, ठीक है। एक ट्रिप मंगवाए हैं सामान नया साल में। चलिए अगला देखते हैं, यह लौह अयस्क और लौह सांद्रों के निर्यात से संबंधित है। यह भी वही चीज से है। और उर्वरक, पेट्रोलियम, खाद तेल, कॉफी, चाय, लंद फंद जो है सब समझ लीजिए इस चीज से होता है, क्या कि सबसे फेमस बंदरगाह आज के डेट में यही हो गया। जनरली सारे सामान की आपूर्ति यहीं से होती है और यहीं से सब जगह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसके द्वारा संचालित होती है? सौर ऊर्जा से संचालित होती है। तो इसका भी क्या होता है, बचत होता है। पैसा जनरली क्या होता है, अगर दूसरे पर आश्रित रहेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन सोलर जहाँ सिस्टम से अगर ऊर्जा आएगी मिलेगी तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, एकदम पैसा कम हो जाएगा। तो जनरली लोग वहीं से प्रीफर करते हैं और वो नज़दीक भी पड़ता है। उधर का जितना पश्चिम एशिया वाला क्षेत्र है, जितना भी कंट्री है उधर से, पश्चिम एशिया का है बोलिएगा आप, यूरोप वाला लीजिए ना आप जी, अमेरिकन कंट्री वाला भी लाइए, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, उधरे से सब आएगा, सब समुद्र के स्वेज नहर होते हुए सब रास्ते आते हुए आखिर अंततः पहुंचेगा वहीं पर, या तो मुंबई या तो कांडला, ठीक है ना। अगला देखते हैं, गुप्रा नदी और अरब सागर के संगम पर। एक सवाल ऐसा कभी पूछा गया है कि कांडला नदी जो, कांडला बंदरगाह जो है किस नदी के तट के किनारे या उसके नदी के करीब कौन सा नदी है? कौन सा नदी हो जाएगा? ग्रमप्रा नदी, ठीक है, अरब सागर के संगम पर स्थित है। तो ये हो गया आपको न्यू मैंगलोरो कर्नाटका। अगला देखिए, कोचीन, अरब सागर की रानी। एक बहुत महत्वपूर्ण एक ही सवाल जनरली पूछा जाता है, अरब सागर की रानी के नाम से कौन जाना जाता है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। यह वल्लापरम और विल्डन द्वीप के बीच स्थित है। किसके किसके बीच? वल्लापरम और विल्डन। वल्लापरम और विल्डन, ये दोनों क्या है? द्वीप है। इसी दोनों के बीच में संगम पर कहता है, बीच में क्या है स्थित है? कौन सा द्वीप है स्थित है? कोचीन। कोचीन को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। कोचीन को क्या कहा जाता है? अरब सागर की। अरब सागर की रानी के नाम से कौन सा जाना जाता है? कोचीन, ठीक है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक है कि बहुत सुंदर। अब आइए देखिए वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट का एक ही जगह यहाँ क्लियर हो गया। मुंबई पोर्ट कहाँ किधर पड़ेगा, कौन सा क्षेत्र में, कहाँ, किस राज्य में? ये तो हो जाएगा बीपीएससी वाला जैसा सवाल कि तख्त हरमंदिर साहिब पटना सिटी कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। उसी तरह से मुंबई पोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्या दिलीप, मुंबई पोर्ट कहाँ स्थित है? अरे बताओ ना जी। मुंबई एयरपोर्ट मुंबई में नहीं होगा जी, मुंबई में है। जेएनपीटी कहाँ है इसमें बताओ, जेएनपीटी कहाँ है? इसका एक और नाम क्या है? नावा सेवा, ठीक है। अगला ये क्या है? कांडला पोर्ट, इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। एक मैंगलोर, अभी तुरंत बताएं कहाँ है, किस राज्य में? मड़वा गांव कहाँ है? गोवा में। कोचीन कहाँ है? केरल में। अरब सागर की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर हो गया वेस्टर्न। ईस्टर्न में आइए, सबसे ऊपर से शुरुआत कीजिए, ईस्टर्न में ऊपर से। कोलकाता पोर्ट कहाँ? राजधानी राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, हाँ। पारादीप, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, एन्नौर। एन्नौर, एन्नौर का क्या है नया नाम? एन्नौर बंदरगाह का नया नाम के कामराजन, हाँ। चेन्नई कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। इसको तो घेर दीजिए, समझाने के लिए हम लिखाए थे लेकिन इसको घेर दीजिए।
ठीक है। तो ये 2010 के बाद इसको क्या किया गया है, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर भी करके दे दिए हैं, लिखना है वहां पे तो ठीक है, बुलवा दिए, एक बार दिमाग में सेट होगा कि कौन कौन कहाँ था। अब एक एक करके क्लियर करके भी कहा जाएगा। वेस्ट बंगाल, पारादीप कहाँ, उड़ीसा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, तुतिकोरिन तमिलनाडु, कोचीन केरल, न्यू मैंगलोरो कर्नाटका, मर्मागांव गोवा, JNLPT कहाँ है, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, कांडला पोर्ट ब्लेयर, छोड़िए इसको काटवे कीजिए, देने की जरूरत है। ठीक है, इतना राज्य में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ऑल, सभी लोगों को कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, ठीक है, वो एकदम मुंह पर याद रखना है। साथ ही साथ 2 3 4 बातें जो महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन जो होता है, वो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, सरकार के द्वारा, निगम के द्वारा, कॉरपोरेट के किसको दिया गया है, वो चीज़ों को रखना है। ठीक है ना, तो वो चीज़ आप लोगों को याद कर लेना है। एक बार अच्छे तरीके से देखने के बाद उसको राइट डाउन कीजिए, बिल्कुल याद होगा। ठीक है।